नमस्कार, मैं प्रतीक सिंह आप सबके सामने लेकर के आया हूँ CGSI का साइंस MCQ का सीरीज का भाग 22। जैसा आप सब जानते हैं कि हम ये क्लास रिवीजन के पर्पज से चला रहे हैं, फिर वही बात बार बार आप लोगों को बोलता हूँ मैं। तो इसका मतलब है कि एक्सप्लेनेशन की उम्मीद कम रखिएगा। आप लोगों को क्वेश्चन आंसर बेस पे हम कम से कम समय अधिक से अधिक क्वेश्चन करवाएंगे, क्योंकि रिवीजन के लिए चलाई जा रही है, ठीक है। और मैंने देखा कि बहुत सारे लोग हमारे चैनल से वीडियो देख लेते हैं और आपके लिए उतने हाई लेवल के हम क्वेश्चन छाट के आ रहे हैं जो जनरली लोग रिपीटेड क्वेश्चन कराते हैं, मगर हमारे क्वेश्चन दोबारा रिपीट नहीं होगा और होगा भी तो उससे कुछ नया सिखाएंगे हम। उस प्रिंसिपल पे हम पूरे टेस्ट सीरीज को बनाते हैं। मैं खुद बैठ करके क्वेश्चन सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद भी हमारे वीडियो को ऐसा प्यार आप लोगों का नहीं मिल रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए सीधे क्वेश्चन पे आते हैं हम। मोडेम एक हार्डवेयर युक्ति है जो जोड़ती है। चलिए, मोडेम का तो मैंने पिछले वीडियो में पूरा एक्सरे करके आपको पोस्टमार्टम करके पूरा डिटेल बता दिया था, मगर फिर से एक बार बताता हूँ टेलीफोन लाइन और कंप्यूटर लाइन को। तो चलिए एक बार आपको फिर से डिजाइन कर थोड़ा बता दूंगा मोडेम क्या होता है। देखिए, बताया था मैंने पिछले वीडियो में, तो आपको बता दूं। मान लीजिए कि ये आपका कंप्यूटर है, ठीक है, और इस कंप्यूटर तक सिग्नल आ रहा है जो वो टेलीफोन लाइन के माध्यम से आ रहा है। यह है टेलीफोन लाइन या आपका कंप्यूटर। तो इसमें जो मोबाइल टेलीफोन लाइन जो सिग्नल जाता है ना, वो एनालॉग फॉर्म में जाता है, एनालॉग फॉर्म में। और कंप्यूटर जिसको समझता है सिग्नल को, वो आपको डिजिटल फॉर्म, डिजिटल फॉर्म। तो इसका एनालॉग सिग्नल ये कंप्यूटर समझेगा कैसे? तो यहाँ बीच में, दोनों के बीच जंक्शन में लगा होता है मॉडेम, जो कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को बताता है। तो कंप्यूटर उसको समझ के जो रिप्लाई देता है उस डिजिटल सिग्नल को फिर वो एनालॉग में कन्वर्ट करके इस मोबाइल के माध्यम से ट्रांसफर कर देता है। तो मॉडेम का काम समझ गए हैं। मॉडेम का दो शब्दों से मिलकर बना है, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, ठीक है। मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। और अब तो मैंने आपको इसका उपयोग बता दिया। तो इससे इसी स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछ सकता है कि मॉडेम किसके लिए बीच उपयोग होता है, तो कंप्यूटर और टेलीफोन लाइन के बीच में। मॉडेम किससे कनेक्ट होता है? टेलीफोन लाइन से कनेक्ट होता है। मॉडेम का काम क्या है? एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलना उसका काम है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर होता है, ठीक है, जो कि कंप्यूटर और टेलीफोन लाइन के बीच सामंजस्य स्थापित करने का काम करता है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आपके बनेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी एक कनेक्टिंग डिवाइस है? कनेक्टिंग डिवाइस आपकी कौन सी है? इसमें जाहिर सी बात आप जानते हैं कि उपरोक्त सभी है। राउटर वो भी कनेक्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है, हब वो भी उपयोग करने के लिए, और स्विच आपको पता है कि उपयोग करने के लिए किया जाता है। तो इसका भी मैं आपको डायग्राम बना के पूरा डिटेल में समझाऊंगा। चलिए तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। राउटर आप शॉर्ट में समझाता हूँ। जो हब होता है, हब समझिए कि मान लीजिए एक सेंटर है यहाँ पर, मान एक सेंटर, इसको हम हब बोलते हैं। तो इससे अलग अलग रूट में अगर सिग्नल हमको भेजना है तो यहाँ पर जो लगे रहे इंस्ट्रूमेंट समझिए, अलग रूट में भेजने के लिए जो डिसाइड करे कौन से रूट में कौन सिग्नल भेजना है, उसको हम तो राउटर बोलते हैं, ठीक है। तो ये आर हो गया, राउटर हो गया, समझ लीजिए कौन से रूट में कौन सा सिग्नल भेजना है उसका। हब सबका सेंटर हो गया, और स्विच जहाँ से जिसको प्राप्त होता है जो सिग्नल, स्विच करके वो होता है। तो सारा कनेक्टिंग डिवाइस है, ठीक है। ऐसा ब्लॉक डायग्राम से समझाया कुछ इसका, तो आपको समझ पाए कि इन शब्दों का महत्व क्या है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इनमें से कौन सी एक कनेक्टिंग डिवाइस है? ये तो हो गया उपरोक्त सभी। रोम मेमोरी है। रोम मेमोरी क्या है आपका? केवल पढ़ने के लिए। इसका ऑप्शन ये होगा। क्यों है इसका नाम? इसके नाम में इसका मतलब छुपा हुआ है। चलिए बताता हूं मैं आप लोगों को। रोम रीड ओनली मेमोरी, अर्थात इस मेमोरी का आप केवल पढ़ने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब इसमें जो डाटा लिखा हुआ है उसको आप केवल पढ़ सकते हैं। इसका मतलब क्या है दूसरे हिस्से में? कि आप उसमें कुछ लिख नहीं सकते हैं। समझ में आ गया बात? और रोम में ही हमारे कंप्यूटर में जो रोम मेमोरी थी उसमें हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो जब भी कंप्यूटर में बिजली का सप्लाई किया जाता है तो सबसे पहले रोम से हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वही एक्टिवेट होती है, जिसको हम बूटिंग बोलते हैं, बूटिंग प्रोसेस बोला जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए हो जाएगा। और रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी हो गई। ये मेमोरी का एक प्रकार है जिसमें हम केवल लिख सकते हैं, जिसमें केवल हम पढ़ सकते हैं, लिख नहीं सकते हैं, ठीक है। चलिए, और इसलिए इसको स्थायी मेमोरी कहा जाता है क्योंकि इसमें जो डेटा होता है वो कभी भी इरेज नहीं होता है। तो जब भी लाइट गोल हो जाए कंप्यूटर का, चाहे लाइट रहे, जिस मेमोरी में हमेशा जो डाटा लिखा वो हमेशा संग्रहित रहेगा, कभी गायब नहीं होगा, चाहे लाइट रहे चाहे ना रहे, उसको रोम होता है, रीड ओनली मेमोरी होता है वो। जबकि रैम में लाइट गोल होते साथ जितने भी उसमें डाटा होते हैं वो इरेज हो जाते हैं। और रैम में, इसलिए रैम जो है अस्थायी मेमोरी है, रोम जो है परमानेंट मेमोरी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं।
और इसी बहाने रैम का फुल फॉर्म ऐसे ही बता देता हूँ, रोम का रीड ओनली मेमोरी और रैम का है रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसका भी आपको कभी आगे क्वेश्चन आएगा तो समझा दूंगा बारे में पूरा डिटेल। सेलेरॉन, पेंटियम और कोर क्रम है, किसके हैं बताइए? ये कंप्यूटर प्रोसेसर के हैं। तो कंप्यूटर जो मैंने माइक्रो प्रोसेसर बूट होता है और वही हमको ऑपरेटिंग सिस्टम बूट करा करके हमको सारे काम करने देता है। तो उस माइक्रो प्रोसेसर में, उस मदरबोर्ड में जो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको रन करने के लिए जो हम जो ट्रांजिस्टर की संख्या हटा करके मैंने बताया ऐसी चिप को यूज करते हैं। तो ऐसी चिप से ही जो काम होते हैं ना उसको माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं, है ना। तो प्रोसेसर का जो काम है उसमें सेलेरॉन, पेंटियम और कोर, ये सारे कोर कंप्यूटर प्रोसेसर के ही, माइक्रो प्रोसेसर के, कंप्यूटर प्रोसेसर मतलब माइक्रो प्रोसेसर के ही क्रम प्रारूप है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? मैंने पहले ही बता दिया था, जो स्थायी रहेगी कभी नहीं उड़ेगी वो हमेशा रोम कहलाएगी, जो बिजली कटने पर उड़ जाएगी वो रैम कहलाएगी। चलिए यहाँ पे आपको वाई का क्वेश्चन समझा दूं मैं। रोम मैंने बताया था, रोम मैंने बताया था कि जो रोम वो होती है जो कंप्यूटर में जो एक बार लिख दिए उसको आप ना बदल सकते हैं और ना ही उसको आप उसमें कुछ नया लिख सकते हैं। तो वो रोम होता है रीड ओनली मेमोरी, उसको सिर्फ पढ़ सकते हैं। मतलब हर बार कंप्यूटर आप सप्लाई करेंगे बिजली, हर बार रीड करके उस प्रोग्राम को रन कर देगा, हर बार रीड करके उस प्रोग्राम को रन कर देगा, है ना। इसलिए आपका कंप्यूटर हर दिन एक जैसे स्टार्ट होता है। और जबकि रैम है, जब मान लीजिए कंप्यूटर आपका ऑन हो गया, अब आप MS वर्ड में आप डाटा लिख रहे हैं या कुछ इमेज क्लिप करके कॉपी करके रख रहे हैं, तो कॉपी करके वो रहता कहाँ पे, किस मेमोरी पे रहता है वो, जब तक आप पेस्ट नहीं किए हैं। वो जो मेमोरी है जहाँ पे आपको सारे काम चल रहे हैं, जब आप करंट टाइम पे काम कर रहे हैं, वो आपके रैम में होते हैं। इसलिए रैंडम एक्सेस मेमोरी वन एक के बाद एक एक्सेस करता है। रैंडम मतलब क्रमागत रूप में, एक्सेस मतलब उसको एक्सेस करना, ऑपरेट करना, और मेमोरी होता है। तो जो करंटली काम करते हैं वो रैम पे होती है, और जैसे ही लाइट गोल होती है रैम पे किए गए सारे काम जो हम काम करके रखे हुए थे सब उड़ जाता है। इसलिए रैम जो है अस्थायी मेमोरी है और रोम जो है वो स्थायी मेमोरी है। ये अस्थायी है, अस्थायी, और यह है स्थायी, परमानेंट और टेम्पररी, ठीक है। चलिए जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया उससे क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सी मेमोरी में बिजली चले जाने पर भी जो मेमोरी है जो डाटा है वो बना रहता है तो रोम पे, और किसमें डाटा जो उड़ जाता है बिजली चले जाने पे वो रैम है। स्मृति में आंकड़ों की स्थिति को विशेष रूप से व्यक्त करने का साधन है, तो क्या है वो पता। अर्थात स्मृति में जो आंकड़े की स्थिति, देखिए आंकड़ों की स्थिति की बात करें तो कहाँ पता चलेगा, उसका एड्रेस भी पता चलेगा कि आंकड़ों की स्थिति में उनका लोकेशन कहाँ है आंकड़ों का, तो उसका एड्रेस पता चलेगा कि भाई इस लोकेशन पे है। मान लीजिए हम लिखते हैं कि वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल लिखा, उसमें लिखा था कि फाइल नंबर 1 लिखा था, तो MS वर्ड के डॉक्यूमेंट में ये पहले नंबर फाइल है, तो इसके पता के बारे में बताता है। CD रोम का पूर्ण रूप है, तो CD रोम का पूर्ण रूप है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो चलिए कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी मैंने समझा दिया था आप लोगों को। CD जो हम लोग CD DVD यूज करते हैं उसमें जो CD टाइम है वही CD का बात कर रहा है, तो है कॉम्पैक्ट डिस्क। अर्थात कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी वैसा डिस्क है जिसपे वही डाटा जो लिख दिया गया बदला नहीं जा सकता है, उस पर कुछ नया लिखा नहीं जा सकता है ना, और वो कॉम्पैक्ट डिस्क के फॉर्म में है वो, ठीक है। चलिए कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है रैम का? रैंडम एक्सेस मेमोरी, मैंने पीछे बताया था आप लोगों को, और इसका पूरा यूज भी बता दिया मैंने आप लोगों को। कंप्यूटर की पावर बंद करने पर किस शॉर्ट टर्म मेमोरी का डाटा स्वतः खत्म हो जाता है? तो मैंने बताया था कि आपको जैसे ही आपका कंप्यूटर की पावर बंद हो जाएगी तो किसका डाटा स्वतः समाप्त हो जाता है? रैम का, रैंडम एक्सेस मेमोरी का, जबकि रोम का बने रहता है। अर्थात हमारे कंप्यूटर का गजनी कौन है? तो वो है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। चलिए तो देखते हैं रैम। निम्न में से कौन सा आउटपुट युक्ति नहीं है? आउटपुट युक्ति नहीं है कि मतलब क्या पूछना चाह रहे हैं कि इनपुट कौन सी है, तो आप बताइए कौन सी इसमें इनपुट है? डिजिटल कैमरा इनपुट है, क्योंकि हम जब भी फोटो खींचते हैं तो हम इनपुट ले रहे हैं, है ना, उस आकृति को अंदर लेते हैं, इसलिए इनपुट है, बाकी सब आउटपुट है। ईयरफोन आपको बाहर आवाज सुनाई देता है ईयरफोन से। CRT मॉनिटर तो आपको पता है कि आउटपुट ही है जिसपे डिस्प्ले मतलब बात कर रहा है। और ड्रम पेन प्लॉटर पे आपको प्रिंट प्रदान करता है, जो बड़े फ्लेक्सीज होते हैं जो अटैचमेंट के लिए लगते हैं। तो ये सब आपके आउटपुट युक्ति है, सिर्फ डिजिटल कैमरा जो है इनपुट युक्ति है, ठीक है। चलिए वर्ड प्रोसेसर स्प्रेडशीट उदाहरण है, किसके हैं ये? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के हैं मेरे ख्याल से, तो बाकी ऑप्शन में भी देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही दिया हुआ है। तो वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, MS वर्ड, MS एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, पेंट, वर्डपैड, आर्टपैड, कुछ भी जहाँ पे किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आपको जो काम करने के लिए जो प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं वो सारे के सारे एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। एक्सेल स्प्रेडशीट की मूल इकाई जहां पर डाटा एंट्री की जाती है कहलाती है सेल कहलाती है। अर्थात मैं आपको इस बार थोड़ी डिटेल समझाता हूँ क्योंकि इससे डिटेल क्वेश्चन बनते हैं, सिर्फ इतना पढ़ा के छोड़ दूंगा तो आपके साथ नाइंसाफी हो जाएगी और मेरे होते हुए मैं होने नहीं दूंगा। तो चलिए देखते हैं।
तो फिर भी वो क्वेश्चन आपको रिपीट करा दूं, एक्सेल स्प्रेडशीट की मूल इकाई जहां पर डाटा एंट्री की जाती है क्या कहलाती है, तो वो सेल कहलाती है। अब हम आते हैं कि सेल होता क्या है। देखिए मान लीजिए कि आप एक कंप्यूटर स्क्रीन पे, मान लीजिए आपका एक कंप्यूटर स्क्रीन है, ठीक है, और ये MS एक्सेल आप खुले हुए हैं, MS एक्सेल आप खुले हुए हैं, तो इसमें आपको जो पूरा स्ट्रक्चर है ना ऐसा ग्रिड जैसा दिखाई देता है, ऐसा ग्रिड जैसा बना हुआ होता है। आज आप लोगों को पूरा एकदम विजुलाइज करा दूंगा मैं, बाकी आप सिस्टम खोल के देख लीजिए, ऐसा ऐसा बना हुआ रहता है पूरा MS एक्सेल। जब आप पेज खोलेंगे तो ऐसा ग्रिड फॉर्मेट में सब बना रहता है यहाँ पर, ठीक है। ऐसा बना हुआ रहता है, समझिए। ठीक है, तो इसमें जो ये जो खंड दिख रहा है, छोटा खंड, जहाँ पे आप कुछ भी डाटा टाइप करेंगे तो इसी खंड में पहले टाइप होगा, तो इसी खंड को ही उसका क्या कहा जाता है, सेल कहा जाता है। यही है सेल, मतलब मूल इकाई जहाँ पे आप डाटा डालते हैं, ये MS एक्सेल की सबसे मूल इकाई को सेल कहते हैं, जो रिसीवर को कहते हैं। जो किससे बना हुआ है, आप देख रहे हैं कि ये कॉलम है और ये रो है, तो ये कॉलम और रो के इंटरसेक्शन से इसका निर्माण हुआ है। अब इसमें एक क्वेश्चन जो PSC में पूछता है, जो उसका बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, कि कॉलम और जो एक सेल का जो नाम हम लिखते हैं, तो नाम में पहले कॉलम का नंबर लिखा जाता है या पहले रो का नंबर लिखा जाता है, तो वो भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दूं मैं। मान लीजिए ये कॉलम यहाँ से चालू हो रहा है, और कॉलम हमेशा किस में होती है, ये भी ये पूछता है, तो कॉलम हमेशा अल्फाबेट में होती है, और रो जो होती है वो हमसे गिनती में होती है। तो अल्फाबेट में लिख देते हैं हम ABCDEF, ऐसा करके चलते जाएगा, समझिए। और यहाँ पे हम नंबर लिख लेते हैं 1 2 3 4 5। तो आप समझिए क्या, मान लीजिए कि आपको सेल नंबर B4 में काम करना है, B4 सेल नंबर है आपका, क्या है ये, सेल नंबर, ठीक। तो क्या पता चलेगा, बी में आएंगे हम, ये बी हो गया, बी का पूरा कॉलम हो गया, और इसमें 4 पे आएंगे, ये 4 का पूरा कॉलम, ये बी का कॉलम हो गया, ये 4 का कॉलम हो गया। तो जहां कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, इस पे, मतलब ये इस सेल का बात कर रहा है। और इसी में देखिए मैंने क्या बोला आपको, सेल का नंबर का नाम कैसे लिखा मैंने, B4, अर्थात पहले कॉलम का आता है उसके बाद रो का आता है। तो करोड़पति बनना है ऐसे करके याद रखिएगा। तो पहले हम कॉलम का नाम लिखते हैं, उसके बाद हम रो का नाम लिखते हैं। कॉलम का नाम अल्फाबेट में होता है, रो का नाम आपके गिनती में होता है। ये सारे क्वेश्चन बनते हैं घुमा घुमा करके, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। और इसमें जो फॉर्मूला हम लिखते हैं वो भी पुस्तक किससे चालू होता है, तो आपके इक्वल टू के साइन से चालू होता है, याद रखिएगा, ठीक है। एक्सेल में जब भी आपको फॉर्मूला लिखेंगे तो उसका चालू इक्वल टू के साइन से होता है। ये साइन बराबर का जो साइन होता है ना, बराबर जो बोलते हैं हम, वो इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू, उसी साइंसेज में कोई भी फॉर्मूला चालू होता है, ठीक। चलिए इतना सारा क्वेश्चन आपका MS एक्सेल से बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। कोबोल क्या है, कोबोल है आपका कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, अर्थात ये एक भाषा है, तो कंप्यूटर की भाषा है, मैंने बताया कंप्यूटर की भाषा है कोबोल। और कोबोल का फुल फॉर्म लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये कोबोल का फुल फॉर्म हो गया, अर्थात ये एक बिजनेस के उद्देश्य से बनाई गई भाषा थी, ठीक है। चलिए ऑरेकल क्या है, ऑरेकल क्या है बताइए, तो इसका आंसर है डाटा सॉफ्टवेयर है। अर्थात ऑरेकल, मैं आपको इसमें पूरी डिटेल समझाता हूँ ऑरेकल के बारे में भी, चलिए कहानी समझाता हूँ आप लोगों को। ऑरेकल क्या है, डाटा सॉफ्टवेयर है, और डाटा सॉफ्टवेयर का पूरा डिटेल समझाओ क्या होता है, तो आपको बताऊँ मैं एक बार कि ऑरेकल जो है वो डाटा सॉफ्टवेयर ना होकर के, उसको पूरा डिटेल अगर हम लिखे सही मायने में, तो ये आपका है ऑरेकल DBMS है। क्या है, DBMS, अर्थात DBMS फुल फॉर्म डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का इस्तेमाल कहाँ होता है, आप पूछेंगे भाई DBMS बता दिए सर, फुल फॉर्म भी आप बता दिए, ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनता है DBMS का फुल फॉर्म क्या है।
तो इसका मैं उपयोग समझाता हूँ कि मान लीजिए कि आप एक फर्म में काम कर रहे हैं जहाँ बहुत सारे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो उनका पूरा डिटेल कि वो किस दिन ज्वाइन किया, उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, वो कब उसकी ज्वाइनिंग हुई है, कब उसका रिटायरमेंट होगा, उसका पेमेंट किस तारीख को आ रहा है, इन सारे बहुत सारे डाटा रखने पड़ते हैं किसी भी कंपनी को। मेरा रॉ मटेरियल इस कंपनी से आया, इस कंपनी से इतने पैसे का आया, यहाँ इतना पैसा मैंने इनपुट दिया, इतना आउटपुट दिया, इतना क्रेडिट हुआ, इतना डेबिट हुआ। ये सारे डाटाओं को मैनेजमेंट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर होता है ना, ताकि आप बस डाटा डालें और ऑटोमेटिक मेंटेन हो जाए, क्रम में पूरा श्रृंखलाबद्ध तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से वो स्थापित हो जाए। उसी जिस तो काम जिस सॉफ्टवेयर की मदद से होता है उसी को ही डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, चलिए। या मुझे लगता होगा कि बता रहे हैं सर मगर बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट है जो लोग पढ़ के निकल जाते हैं मगर उनको पता नहीं होता है, तो आप इनको पढ़िए और जानिए भी इनके बारे में। ठीक है, ताकि आप कभी कंपनी खोले तो आपको पता हो कि मेरे को एक डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर रखना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को बहुत सारा डाटा मेंटेन करना है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो बताइए कौन सी नहीं है? बेसिक तो है, सी भी है, C++ भी है, फोर्ट्रान भी है, कोबॉल भी है, तो इसमें फास्ट बस नहीं है, बाकी सब है। ठीक, 15 हो गया। निम्न में से कौन कंप्यूटर की भाषा नहीं है? फिर से कौन सी नहीं बताइए, इसमें कौन सा नहीं है बताइए। तो आपको पता है रोम जो है एक मेमोरी है, रीड ओनली मेमोरी, तो भाषा तो होगी नहीं। और जावा, C++, पास्कल, ये सब जो है भाषाएं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा जब भी टर्म यूज करेगा, मैं आपको पिछले उसमें बता चुका हूं, या फिर से बताता हूं कि जो वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा बोलेगा तो फोर्ट्रान मारना है। फोर्ट्रान का फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ठीक है, तो फॉर्मूला ट्रांसलेशन, तो फोर्ट्रान का फुल फॉर्म हो गया, और यही एक वैज्ञानिक भाषा है। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म बताइए कोबॉल का, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। मैंने बताया था पीछे ही। बेसिक्स का भी उपयोग है, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड। चलिए लिख ही देता हूं एक बार आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को फिर कभी डाउट ना रहे। बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। चलिए आपको BASIC बेसिक हो गया। कोबॉल है कॉमन बिजनेस, पीछे बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। फोर्ट्रान का फुल फॉर्म है फॉर्मूला ट्रांसलेशन या फॉर्मूला ट्रांसलेशन है। दो में थोड़ा हल्का डाउट है, या शायद दोनों लेते होंगे। आप देखिए फॉर्मूला ट्रांसलेशन या फॉर्मूला ट्रांसमिशन। ठीक है, आप देख लीजिए इसका क्या होता है, बाकी इतना मैंने बता दिया आप लोगों को। ठीक है, तो इसमें जो साइंटिफिक बोलेगा तो फॉर्मूला ट्रांसलेशन है। कंप्यूटर को नया सीखना है उनके लिए कौन सा लाभकारी होता है स्कूल के बच्चों के लिए? तो बेसिक होता है। भी एक क्वेश्चन बनता है कि नए विद्यार्थियों को अगर कंप्यूटर सीखना है तो उनके लिए कौन सी भाषा वो सही है? तो बेसिक से उनके सही। ठीक है, और बिजनेस के लिए कौन सा उपयोग होता है? तो कोबॉल उपयोग होता है। साइंटिफिक के लिए ये वाला उपयोग होता है, क्योंकि ये गणितीय संक्रियाओं को बहुत अच्छे से डन कर लेता है। ठीक है, और ये बता दो कि फोर्ट्रान जो है ये गणितीय संक्रियाओं को, साइंटिस्ट की गणितीय संक्रियाओं को सॉल्व करने के लिए लैंग्वेज का निर्माण किया गया था। चलिए, बेसिक निम्न में से कौन सी भाषा है? मैंने बताया था कि बेसिक्स जो है आपकी, बताइए कौन सी है? तो बेसिक्स आपकी है प्रोसीजरल भाषा, और इसमें लिस्ट में बना करके लाया हूँ, आपको समझा दूं, मैं लिखवा देता हूँ ताकि आप लोगों की सारे क्वेश्चन रेडी हो जाए यहीं से ही। जो बेसिक्स आपकी क्या प्रोसीजर, तो बता दूं प्रोसीजरल भाषा और कौन कौन सी, आपको सबका मैं लिस्ट यहीं पे देता हूँ। सी लैंग्वेज, गो लैंग्वेज, फोर्ट्रान, पास्कल, बेसिक, ये जितने भी है सी, गो, फोर्ट्रान, पास्कल और बेसिक, ये सारे के सारे आपके प्रोसीजरल लैंग्वेज है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं।
निम्न में से कौन सी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग कंप्यूटर भाषा है? उच्च स्तरीय कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा बोलेगा तो उपरोक्त सभी है, कोबॉल भी है, पास्कल भी है, बेसिक भी है, ये सारे के सारे उच्च स्तरीय भी है। और मैंने पीछे आपको बताया था इसमें से आपका फोर्ट्रान जो प्रोसीजरल भाषा उसका भी आप लिस्ट बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है वह निष्पादित करता है वह कहलाती है मशीनी भाषा। और कोई डाउट ही नहीं रहना चाहिए इसमें, मशीनी भाषा इसका आंसर हो गया। इस तरीके से आज का हमारा क्लास यहीं समाप्त होता है। और आप लोग वीडियो देख रहे हैं मगर हमारे यूट्यूब के चैनल पे जो हम वीडियो डाल रहे हैं आप लोगों के हेल्प के लिए, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इतना मेहनत से और इसका एक्सप्लेनेशन भी दे रहे हैं इतने कम टाइम पे, फिर उसको उतना प्यार नहीं मिल रहा है आप लोगों का, तो इसको यूट्यूब चैनल की जो वीडियो उनको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और एक्चुअली आप शेयर सिर्फ उनको कीजिए जो जरूरतमंद है, जिनके पास पढ़ने के लिए ऑफलाइन कोचिंग के फीस के लिए संसाधन नहीं है, पैसा नहीं है, उनको कम से कम शेयर कीजिए। मैं शेयर के लिए ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जरूरतमंदों को शेयर कीजिए। बस यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।